ओम शांति स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। तो ओजोन का भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपका एक आध दो आपका इम्पोर्टेंट है जो फिल इन द ब्लैंक्स या कंप्लीट द रिएक्शन में आता रहता है। इसका एक मेथड है ओजोन का प्रिपरेशन, लैब मेथड जिसको बोल सकते हैं। तो ओजोन इज मॉलिक्यूलर एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ oxygen element. It is molecular allotropic form of oxygen element. एक तो एलोट्रोप O2 हो गया, डाई ऑक्सीजन गैस, और एक हुआ दैट इज O3, ओजोन को O3 बोलते हैं, या इसको आप ट्राई एटमिक ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं, ट्राई एटमिक ऑक्सीजन और ओजोन। स्टूडेंट, इसके बारे में आपको पता है कि ओजोन जो है हमारा 20 किलोमीटर अपवर्ड फ्रॉम अर्थ, यानी आप बोल सकते हैं उसको स्ट्रेटोस्फेयर। एटमॉस्फेयर को भी लेयर बाय लेयर क्लासिफाई किया गया है। तो एक लेयर का नाम है स्ट्रेटोस्फेयर, जो आपका अबाउट 20 किलोमीटर अबव है अर्थ से। वो वहाँ आपका ओजोन लेयर आपका अपने आप बनता रहता है। ये ओजोन लेयर ये एक कवच का काम करता है ह्यूमन बीइंग के लिए, और एनिमल के लिए ये आपका कवच का काम करता है। अर्थ से आपका अबाउट 20 किलोमीटर आपका वही आपका है आपका स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं उसको, जहाँ पर ओजोन मॉलिक्यूल अपने आप बनता रहता है और टूटता रहता है। सन रे के प्रेजेंस में या अल्ट्रावायलेट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन जो है आपका अल्ट्रावायलेट रे जब पड़ता है तो वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है, ये अपने आप बनता रहता है। तो एक तो ओजोन लेयर है। कभी कभी हम लोग ओजोन लेयर डिप्लेशन भी सुनते हैं, मतलब कि होल भी हो जाता है ओजोन लेयर का। और वो क्यों होता है? हमारा मैनमेड केमिकल सब्सटेंस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो वॉल्केनिक इरप्शन से भी होता है, और हम लोग एज ए रेफ्रिजरेंट, कूलेंट वगैरह के रूप में यूज़ करते हैं, प्रोपेलांट में यूज़ करते हैं इस केमिकल को। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा हार्म क्या है कि ये ओजोन लेयर जब आप एटमॉस्फेयर में आता है ये गैस, तो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, और मतलब वो ब्रेक कर देता है ओजोन को, आपका O3 को तोड़ के आपका ऑक्सीजन और नेसेन ऑक्सीजन में बदल देता है। तो इस तरह से अभी हमने थोड़ा देर पहले बोला कि ये हमारा एक प्रोटेक्टर का काम करता है, कवच का काम करता है। एक्चुअली सन रे से जो हमारा कॉस्मिक रे जो हार्मफुल रे भी आता है, लेकिन दैट हार्मफुल रे मीन्स कॉस्मिक रे एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर, तो वो हमारा अर्थ में नहीं आ पाता है। यदि ये अर्थ पे आना शुरू कर दे तो यहाँ हर व्यक्ति आपको स्किन कैंसर से पीड़ित हो जाएगा। लेकिन हमारा ये ओजोन लेयर क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ओजोन लेयर जो है हमारा एक कवच का काम करता है अर्थ का। एनीवे, हम लोग चलते हैं कि ये ट्राई ऑक्सीजन जो है यानी ओजोन जो है कैसे बनता है। ये आपको एक गैसियस फॉर्म में भी पाया जाता है। इट इज़ पेल ब्लू गैस के रूप में पाया जाता है, और यदि कंडेंस होकर लिक्विड में आएगा तो वही थोड़ा आपका डीप ब्लू के रूप में आ जाएगा। तो लिक्विड एंड गैस दोनों में पाया जाता है ये ओजोन। और प्रिपरेशन आपका एक स्पेशल आपका टेक्निक है, या स्पेशल एपरेटस बोल सकते हैं, जिसको ओजोनाइजर बोलते हैं। ओजोन बनाने वाला एपरेटस को हम लोग ओजोनाइजर बोलते हैं। वो कैसे है उसको ध्यान से समझिए। तो वी प्रिपेयर द ओजोन इन लैब थ्रू ओजोनाइजर। कोसेंट्रिक ट्यूबिंग होता है आपका, यानी ये सेंटर, इस विंग का भी वही सेंटर है, इसका भी वही सेंटर है। इधर से एक हम लोग बनाते हैं,
एक यहाँ आउटलेट रहेगा। ये आउटलेट है जिसके थ्रू हमारा ओजोन बन के आता है, और एक इनलेट होता है जिसके थ्रू हम लोग ऑक्सीजन गैस को डालते हैं, डंप करते हैं। और ये इसके चारों ओर ये एक आपका टीन का लेयर होता है, इनसाइड एंड आउटसाइड। तो एक हम लोग एज ए एनोड यूज करते हैं और दूसरा को एज ए हम लोग कैथोड यूज करते हैं। तो जब एनोड और कैथोड जब मिलता है, आपस में टच करता है, या इलेक्ट्रिक करंट एनोड कैथोड वाले को आप टच करेंगे तो स्पार्किंग होगा, क्रैकिंग साउंड आएगा। लेकिन ये आपका एपरेटस में ये खासियत है कि चूंकि ये आपका कोसेंट्रिक दो विंग है और सेम मेटलिक रॉड से आपका कवर किया हुआ है इनसाइड एंड आउटसाइड विंग में, और एक को एनोड से और दूसरे से कैथोड, तो यहाँ आपको विदाउट आपको स्पार्किंग आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। तो इसको हम लोग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी बोलते हैं, इसको साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के अंदर। ये एपरेटस का नाम है ओजोनाइजर, ठीक है। तो व्हेन वी पास द ऑक्सीजन गैस through the ozonizer under the silent electric discharge, the ozone is formed out। तो जितना अमाउंट आप ऑक्सीजन डालते हैं उसका 10% ही आपको ओजोन के रूप में बन के निकलता है। ये जानकारी के लिए हुआ। तो आप यहाँ रिएक्शन के रूप में लिख सकते हैं, ऑक्सीजन हमने पास किया और क्या किया है, ये अंडर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के अंदर आप डाले हैं, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तो आपका ओजोन बन के आया। ये आपका प्रिपरेशन मेथड है एक ओजोन का। अब हम लोग आते हैं इसका प्रॉपर्टीज, इसका इम्पोर्टेंट है। अब तक मैंने प्रॉपर्टीज से ही आया है प्रिपरेशन में। तो आपका पहले एज ए नाइट्रिक एसिड ऑस्टवाल प्रोसेस और सल्फ्यूरिक एसिड कांटेक्ट प्रोसेस में ये अक्सर पूछता रहता था प्रिपरेशन में, लेकिन अभी तो सल्फ्यूरिक एसिड हटा दिया गया है इस बैच के लिए, तो अभी हम उसका भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन में आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन, तो किस किस के साथ आपका बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज नहीं दिया है, बट अभी मैं 15 केमिकल रिएक्शन इसके थ्रू कर सकते हैं। लेकिन जो आपका पहले सिलेबस में दिया है उसको आप जानिए। विथ लेड सल्फाइड के साथ दिया है, फिर आपका पोटेशियम नाइट्राइड के साथ दिया गया है, और पोटेशियम आयोडाइड दिया है, और आपका फेरस सल्फेट के साथ। ये चार आपका दिया हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज। एनसीईआरटी के आधार पे ये आपको जानना है। ऐसे आप लिखना चाहेंगे तो और भी आप लिख सकते हैं, जैसे HCl लिख सकते हैं, H2S लिख सकते हैं, फिर आपका ऑक्जेलिक एसिड लिख सकते हैं C2H2O4, फिर आप ये भी लिख सकते हैं पोटेशियम सल्फाइड लिख सकते हैं K2SO3, जैसे नाइट्राइड लिखा वैसे पोटेशियम सल्फाइड भी लिख सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड लिख सकते हो। उसके बाद आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4Fe6, फिर आपका नॉन मेटल में कार्बन ले सकते हो, सल्फर ले सकते हो, फास्फोरस ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो, ये सब ले सकते हो आप। तो अभी हम लोग
ये 4 तो पहले आपको जानना है, बाकी सब का वैसे कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा हम ये थोड़ा पहचान के लिए स्टार मार्क में देता हूँ। यहाँ 2 रिएक्टेंट ऐसा है जहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग यूज़ करते हैं H2SO4। ये भी आपको इन प्रेजेंस ऑफ, तभी ये ऑक्सीडाइज होगा। यहाँ ओजोन एज ए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, मतलब ये सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेगा। तो जो ऑक्सीडाइज करने में मदद करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो कितने केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। फिर आप मिथाइल अल्कोहल ले सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड ले सकते हैं, SCHO ले सकते हैं। तो इस तरह के बहुत से रिएक्शन लिख सकते हैं। तो किसी भी रिएक्शन के लिए बस 2 रिएक्टेंट है, फेरस सल्फेट और ये कंपाउंड लेंगे तो आपको इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कराना होगा, अदरवाइज ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। बाकी आपको ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ऑक्सीडाइज कर देगा। तो किसी भी रिएक्शन के लिए आप ये पहला स्टेप फिक्स कर लीजिए, ओजोन को ऑक्सीजन में तोड़ेंगे और नेसेंट ऑक्सीजन में तोड़ेंगे, ठीक है। अब यही नेसेंट ऑक्सीजन ये सब को ऑक्सीडाइज करता है। तो ऑक्सीडेशन में होता क्या है, या तो डायरेक्ट ऑक्सीजन कंबाइन करेगा या उससे हाइड्रोजन हटाएगा। यदि रिमूवल हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हटा के ऑक्सीडाइज करेगा। यदि ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है तो इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट इंक्रीज करेगा, उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। या आपको जनरल कंसेप्ट में जाना है तो ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। तो ये सब रिएक्टेंट किस तरह का है अकॉर्डिंगली, कभी हम डायरेक्ट ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, किसी एक पार्ट को देखने से वो आपको पता चल जाएगा ऑक्सीडाइज करने से क्या बनेगा। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन पहला स्टेप आपका फिक्स हो गया है। अब हम लोग किसी के लिए पहला स्टेप लिखेंगे। अब हमको करना है विथ PbS, तो PbS और ये नेसेंट ऑक्सीजन लेंगे तो ये ऑक्सीजन कंबाइन करके PbSO4 बना देगा। देखिए यहाँ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट और ये +6 है, तो यहाँ आप बोल सकते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपको देखिए, आपको बैलेंस करेंगे तो 4 नेसेंट लेना पड़ेगा इधर, और ये आपका बैलेंस है पहला, लेकिन ये नेसेंट ऑक्सीजन को आपको कैंसिल करना होगा। तब इसको आप क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 कर दीजिए, 4O3 PbS, फिर आपको 4O2 आपका आ जाएगा और प्लस PbSO4 हो जाएगा। ये आपका रिएक्शन हुआ। कहने का मतलब लेड सल्फाइड ऑक्सीडाइज इनटू लेड सल्फेट। फिर बाकी इसी तरह से आप लिख सकते हैं, ये हो गया। अब आप विथ आप ले लीजिए पोटेशियम नाइट्राइट, बाकी आपको आसान है, सब इसी तरह से है। जैसे पहला स्टेप तो लिखना ही है आपको, ओजोन ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन। अब सेकेंड स्टेप में है पोटेशियम नाइट्राइट एंड नेसेंट ऑक्सीजन ले लेंगे। तो नाइट्राइट को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज करेगा। यहाँ कंबाइन करने की जगह है ऑक्सीजन को, तो NO2 से NO3 बना देगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं पोटेशियम नाइट्राइट से ये ऑक्सीडाइज होकर पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। ये स्टेप बैलेंस है, ये स्टेप बैलेंस है, एक एक नेसेंट है, नो नीड टू मल्टीप्लाई टू एनी पार्शियल इक्वेशन। अब डायरेक्ट आप ऐड कर दीजिए पोटेशियम नाइट्रेट प्लस ओजोन, आपका ऑक्सीजन प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ये प्रोडक्ट हुआ। फिर आपको इसी तरह से पोटेशियम आयोडाइड करेंगे। तो पहला स्टेप तो आप लिखेंगे ओजोन को ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन, फिर आप पोटेशियम आयोडाइड लेंगे और नेसेंट ऑक्सीजन। अब इसको ऑक्सीडाइज करना है तो क्या बनाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है नहीं और आपको कंबाइन भी नहीं करेंगे। एक आपको पॉसिबिलिटी है, I में आपका -1 है ऑक्सीडेशन नंबर, और यदि इसको I2 बन जाएगा, यहाँ 2 मॉलिक्यूल ले लेगा, I2 बना देगा तो 0, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। या इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट को हटा देना ही भी ऑक्सीडेशन होता है। तो पोटेशियम और ऑक्सीजन मिलके पोटेशियम ऑक्साइड बना दिया। अब इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब इसको ऐड कर दीजिए O3 प्लस ट्वाइस KI और प्रोडक्ट में O2 प्लस I2 प्लस K2O, ठीक है। अब ऐसे आप इसी तरह से आप देखिए, फेरस सल्फेट पहला स्टेप लेंगे, ओजोन को तोड़ेंगे ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन।
अभी बताया था जब फेरस सल्फेट लेंगे तो इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक तो लिखना पड़ेगा FeSO4 और फिर ये नेशन ऑक्सीजन, यही एक्स्ट्रा आपको लिखना पड़ा। तो फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइज होके फेरिक बनाएगा, फेरस से फेरिक इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये +2 है तो +3 का कंपाउंड बनाएगा आयरन का Fe2SO4 हो गया, ये +3 स्टेट आ गया, ठीक है। और आयरन सल्फेट हो गया, हाइड्रोजन और नेशन ऑक्सीजन मिलके ये वाटर बना दिया। तो आपका देखिए आयरन 2 है तो यहाँ 2 कर दिया, तो आप बैलेंस हो गया, यहाँ से 2 सल्फेट ये एक सल्फेट 3 बैलेंस हो गया, 2H और 1 ऑक्सीजन वाटर। अब इसको आप 8 कर दीजिए, ये तो कट जाएगा नेशन ऑक्सीजन, तो आपका ट्वाइस FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस ओजोन और राइट साइड में आपका O2 प्लस फेरिक सल्फेट और प्लस वाटर, 2 मॉलिक्यूल ये आएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया है इसको, नहीं 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, बैलेंसिंग में आया, सॉरी, ओके। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। इसी तरह से आप बाकी तो आप प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं, चाहेंगे अपने से खुद लिख सकते हैं। ये यहाँ तक बता दिया, पहला तो फिक्स है आप लिख देते हैं। आप सेकेंड स्टेप लिखना होगा HCl और नेशन ऑक्सीजन, तो ये हाइड्रोजन हटाने की जगह है, हाइड्रोजन हटाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलके वाटर बनाएगा और क्लोरीन मिलके आएगा, -1 आ गया, ये सेकेंड स्टेप वाला है। इसी तरह से H2S लेंगे, H2S और नेशन ऑक्सीजन, तो यहाँ भी हाइड्रोजन हटा के ऑक्सीडाइज करेगा, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर और सल्फर लिबरेट हो गया। फिर ऑक्जेलिक एसिड है आपका, तो सेकेंड स्टेप वाला मैं एक बार दिखा देता हूँ, जब आप अपने से खुद रिएक्शन लिख सकते हैं। पहला स्टेप फिक्स है किसी के लिए। अब ये ऑक्जेलिक एसिड का देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हो, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। और इधर सेकेंड स्टेप में नेशन ऑक्सीजन, तो एसिड से H निकलता है, तो इधर वाला H और इसका वाला H निकल के ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ मिला के क्या बना देगा, वाटर, 2 H और ऑक्सीजन। अब ये CO2 और CO2 मतलब 2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट जाएगा। तो सेकेंड स्टेप यही लिखे हो, ऑक्जेलिक ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में आएगा। पोटेशियम सल्फाइड होगा, डायरेक्ट नेशन ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे पोटेशियम सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड को डायरेक्ट नेशन ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। और कार्बन को नेशन ऑक्सीजन लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, फिर सल्फर को सल्फर ट्राइऑक्साइड मैक्सिमम वाला लेंगे, फास्फोरस से फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, आयोडीन को आयोडो पेंटाऑक्साइड। लेकिन इसको आप 3 स्टेप में लिख सकते हो, क्योंकि पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। नॉन मेटलिक ऑक्साइड जहां वाटर मिलेगा मिलके आपको एसिड बना देगा। तो आप जैसे इसको एक ठो मैं दिखा देता हूं, बाकी आप अपने से खुद कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस करने से आपको अच्छा रहेगा। तो जैसे हमको मान लो सल्फर के साथ करना है या फास्फोरस के साथ करना है, फास्फोरस विथ ओजोन के साथ रिएक्शन करना है, तो ओजोन को पहला स्टेप फिक्स है, तोड़ेंगे नेशन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन गैस में। अब P4 और नेशन ऑक्सीजन ये ऑक्सीडाइज होके मैक्सिमम वाला लेंगे P2O5, ठीक है। तो ये आपका हो गया, 2 स्टेप में ही आ जाएगा। यहाँ वाटर रहता तो वाटर और ये P2O5 मिल के फॉस्फोरिक एसिड बना देता, तो ये आपका हो गया। अब इसको बैलेंस कीजिए, वो तो बैलेंस है, ये P2 है तो यहाँ 2 कर दीजिए 10, तो ये 10 हो गया। यहाँ नेशन ऑक्सीजन 1 है तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10O3 प्लस P4 फिर 10O2 हो गया और ये ट्वाइस P2O5 हो गया। ये उसी तरह से आयोडीन के साथ आयोडो पेंटाऑक्साइड और सल्फर के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये अल्कोहल है आपका, मान लीजिए मिथाइल अल्कोहल लिया और नेशन ऑक्सीजन सेकेंड स्टेप, तो इसका 2 H और ये ऑक्सीजन मिलके वाटर बना देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन रह गया। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये आपको चेंज होके फॉर्मल्डिहाइड और वाटर बन गया ये। लेकिन वही आप फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो ये ऑक्सीडाइज होके आपको कार्बोक्सिलिक बना देगा, ये ऑक्सीजन यहाँ कंबाइन होगा एंड फॉर्मिक एसिड बनाएगा। इस तरह से आप हर एक रिएक्शन को, एक क्या 15 रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं इस तरह से। लेकिन फर्स्ट 4 जो था आपका
सिलेबस में था, उसको ध्यान रखेंगे तो प्रॉपर्टीज बहुत रटने का नहीं है। जो आइडिया बताया हूँ मैं, जो तरीका बताया हूँ, उसको यदि फॉलो करेंगे, भूल जाने से भी आप अपने से लिख सकते हैं। तो अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में थोड़ा सा। नेक्स्ट जो है 16 ग्रुप का अभी हम लोग चल रहे थे ओजोन, तो उसमें सल्फर भी है। तो सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ना है और सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और रीजनिंग क्वेश्चन के लिए काम आएगा और प्रिपरेशन भी बहुत बच्चा जैसा है। फिर भी आप पहले आप सल्फर के बारे में जान लीजिए, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। सल्फर ये भी आपको, सल्फर भी आपका ऑक्टेएटमिक मॉलिक्यूल में रहता है। तो सल्फर का भी बहुत सा एलोट्रोपिक फॉर्म है। देयर आर सेवरल एलोट्रोप्स ऑफ द सल्फर। ठीक है, तो एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर में आप लिख सकते हैं कौन कौन आता है। एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, तो पहले हम लोग यहां पर लेंगे रोम्बिक सल्फर, जिसको हम अल्फा सल्फर से भी जानते हैं। दूसरा हो गया मोनोक्लिनिक सल्फर। क्लिनिक सल्फर जैसा ज्योमेट्री है क्रिस्टल का, उसके आधार पे नाम पड़ गया है मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसको हम बीटा सल्फर से भी जानते हैं। और एक जो आपका है एंजल सल्फर, एंजल सल्फर, जिसको हम गामा सल्फर से भी जान सकते हैं। ये आपका होमो साइक्लिक सल्फर कह सकते हैं, इसको हम लोग इसके अंदर रख सकते हैं। तो उसका जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है उसके नाम के आधार पे भी रखा गया है। एंजल सल्फर जो है ये आपका फार्मूला C6 के रूप में रहता है, ये एसेट रहता है, ये भी एसेट के रूप में रहता है। हेक्सा एटमिक सल्फर ये हो गया और ये आपका ऑक्टा एटमिक सल्फर हो गया। तो सबका स्ट्रक्चर के हिसाब से उसका नाम पड़ गया है एलोट्रोप्स का। लेकिन बहुत सा और सल्फर जो अनस्टेबल है, वो आपका अनस्टेबल सल्फर को आप लिख सकते हैं अनस्टेबल एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। वो जो होता है आपका S2 to 5 तक रहता है। ये सभी अनस्टेबल है। इसमें अभी आपको एक S2 के बारे में बताएंगे। तो एक आपका यहाँ नोटेबल पॉइंट क्या है सल्फर में, ये सल्फर जो है हर टेम्परेचर में इसका फॉर्मेट जो है नंबर ऑफ एटम चेंज होता है। डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ सल्फर आपका एसोसिएट होता है, जिसमें से ये आपका कह सकते हो 1000 केल्विन पे जब हीट करोगे सल्फर को, ये सल्फर को, तो वो आपका वेपर फॉर्म में आ जाएगा 1000 केल्विन। तो वेपर फॉर्म में ये डायटमिक फॉर्म में रहता है, जस्ट लाइक द ऑक्सीजन। तो जैसे ऑक्सीजन आपका पारा मैग्नेटिक कंपाउंड है, सब्सटेंस है, वैसे S2 जो है वो भी आपका पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर आएगा। बाकी सभी आपका डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर आता है। तो स्ट्रक्चर कभी कभी एसिड का पूछा है और S6 का भी जान लीजिए कैसे होता है स्ट्रक्चर। तो एलोट्रोप में यही जानना है। उसके बाद सल्फर से रिलेटेड कंपाउंड आपका सल्फर डाइऑक्साइड है और एक आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। जो सल्फ्यूरिक एसिड जो आपका है वो हटा दिया गया है सिलेबस से अभी इस बैच के लिए। फिर भी मैं उसको डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आएगा वो, तो देख लीजिएगा जिसको एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो पहले तो आपको स्ट्रक्चर जान लीजिए सल्फर एसिड का। ये आपका हो गया क्राउन टाइप का। तो क्राउन रिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको, क्राउन रिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो ये आपका रोम्बिक फॉर्म में रहेगा जब, तो वो अब यही रोम्बिक के बजाय मोनोक्लिनिक जब रहेगा एक सर्टेन टेम्परेचर में,
तो एक जानकारी के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर रोम्बिक सल्फर जो है इंटरचेंज होता है मोनोक्लिनिक में। चूंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि अलग अलग टेम्परेचर में सल्फर का अलग अलग शेप आता है और उसके नंबर ऑफ एटम भी चेंज होता है और उसी के आधार पे उसका स्ट्रक्चर के हिसाब से नाम भी होता है। तो रोम्बिक सल्फर कन्वर्टेड मोर देन आप लिख सकते हैं 369 केल्विन। यदि आप 369 केल्विन से अबव हीट करेंगे तो रोम्बिक सल्फर जो है आपका मोनोक्लिनिक सल्फर में आ जाएगा, मोनोक्लिनिक सल्फर में आ जाएगा। और यदि आपका लेस देन 369 आ जाएगा केल्विन, तब वो आपका रोम्बिक सल्फर में भी रहेगा। तो ये इंटरचेंज होता है इस टेम्परेचर में। तो जिस टेम्परेचर में एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में आता है तो इसको हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो इट इज दैट टेम्परेचर एट विच द वन फॉर्म ऑफ सल्फर कन्वर्ट इनटू अनदर एलोट्रॉप ऑफ द सल्फर। तो ये 369 आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बोल सकते हो। 369 केल्विन को आप ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बोल सकते हो। उसी तरह से मोनोक्लिनिक सल्फर इसी जैसा कम बेस होगा। तो ये जो नीचे है उसको ऊपर दिखा देना है। उसके बाद आपका जैसे यहां आप एस ऐसे आप एक बार दिखा देता हूं। फिर आपको उल्टा आप कर दीजिएगा इसको। ये एक साथ एसोसिएट होके एक मोनोक्लिनिक क्रिस्टल फॉर्म में डेवलप होता है, तो मोनोक्लिनिक सल्फर बोलते हैं। उसमें भी आपका 8 का रिंग होता है। दूसरा आपका है S6 जिसको हम गामा सल्फर से भी बोलते हैं और एंजल सल्फर भी बोलते हैं उसका। तो वो आपका जस्ट चेयर फॉर्म में होता है। ये एक चेयर फॉर्म में जैसे नज़र आ रहा है, तो ये S6 फॉर्मेट में आया है जिसको एंजल सल्फर और गामा सल्फर बोलते हैं। और एक अभी जस्ट बताएं S2 जो होता है अनस्टेबल होता है और ये वेपर फॉर्म में, इन वेपर फॉर्म में ये पाया जाता है S2 के रूप में। तो आपका ऐसे क्वेश्चन भी रीजनिंग में कभी आया है, S2 फॉर्म इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो आप लिखेंगे या ऐसे लिखा रहेगा वेपर फॉर्म ऑफ सल्फर इज इन पैरामैग्नेटिक इन नेचर वाइल इन सॉलिड स्टेट इट इज डायमैग्नेटिक। तो बोलेंगे इन वेपर फॉर्म सल्फर convert into diatomic form or disulfur, and that is just like the O2, and O2 is the paramagnetic in nature. The same way the S2 is paramagnetic in nature. अब है इसका सल्फर का कंपाउंड जो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, फिर भी आपको कभी कभी रिएक्शन आपका ज़रूरत पड़ जाता है। तो ये इसका बहुत सा तरीका है। सल्फर को डायरेक्ट ऑक्सीजन से हीट करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, लिमिटेड में एक्सेस रहेगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। फिर आप इसको बना सकते हैं कॉपर को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड से हीट करते हैं
तो कॉपर सल्फेट बनेगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के आएगा और वाटर। तो यहाँ आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना। तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के बहुत सा तरीका है, और भी तरीका है आपका, तो आपको ज़्यादा आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो आपको ये 2 तरीका आपको जानना है। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आप पहले से भी जान रहे हैं। प्रॉपर्टीज में क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसको कुछ रिएक्शन आप देख लीजिए। अब इसमें 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, वाई, क्यों ये दोनों जैसा काम करता है। तो सबसे पहले आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा दीजिएगा +4। अब सल्फर का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, मैक्सिमम +6 होता है। अब ये जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा +6 की ओर जाएगा, यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है तो वो एज ए रिड्यूसिंग हो गया। और गेन करके -2 की ओर जाएगा, जब गेन करेगा तो वो -2 की ओर जाएगा। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन बोलते हैं, तो उस वक्त आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब इसका सल्फर डाइऑक्साइड में वाई का क्वेश्चन जब रहेगा तो आप बोलेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड, इन सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर हैविंग +4 oxidation state, that is intermediate of minimum and maximum oxidation state. So it may moves either in higher oxidation state or in lower oxidation state depending upon the reactant. आप किस तरह का रिएक्टेंट लेते हैं। यदि सल्फर डाइऑक्साइड को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग काम करेगा, और SO2 को यदि आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ वहाँ आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, एक्सप्लेन इट। अब यहाँ वाई का बात नहीं किया, एक्सप्लेन करना है कि एक्सप्लेन करके बताइए, एक्सप्लेन इट। यदि आपको बोलेगा वाई तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे इंटरमीडिएट में है, यानी मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है, यानी हायर की ओर भी जा सकता है, लोअर की ओर जा सकता है। इंक्रीज करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडाइज होगा, और एज ए एजेंट उसको रिड्यूसिंग बोलेंगे। और डिक्रीज करेगा तो यानी रिडक्शन हो रहा है, यानी एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। लेकिन उसी के आधार पे यदि एक्सप्लेन करना हो तो यहाँ आप 2 इक्वेशन आपको दिखाना होगा कि जहाँ पर एक ये ऑक्सीडाइजिंग काम कर रहा है और दूसरा वक्त आपको रिड्यूसिंग काम कर रहा है। जैसे आप सल्फर डाइऑक्साइड को H2S के साथ रिएक्ट कीजिए तो सल्फर में और वाटर में लिबरेट होगा। अब इसमें देखिए, इसको आप देखेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। इसका रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे हियर SO2 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि H2S रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उसके अगेंस्ट में किया है तो वहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। फिर आप ले लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। जब आप सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो 2 मेटल है, दोनों का सल्फेट बना दीजिए, पोटेशियम सल्फेट एंड मैग्नीज सल्फेट। फिर आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर हो गया और एक ऑक्सीजन इससे लिबरेट होगा तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। अब देखिए यहाँ +4 स्टेट है और ये +6 हो गया तो ये क्या हो गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एज ए यहाँ काम क्या किया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हियर SO2 एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, चूंकि ये आपका ऑक्सीडाइजिंग है इसलिए इसके अगेंस्ट में ये रिड्यूसिंग काम किया, ये रिड्यूसिंग एजेंट है इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग काम किया। तो आप 2 इक्वेशन लिखेंगे, एक जगह दिखाएंगे SO2 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग, दूसरा जगह में रिड्यूसिंग दिखा देंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया। और वाई बोलेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट करके आप एक्सप्लेन करेंगे। सो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। ऐसे आप एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप इसको रिएक्शन यदि दिखाना चाहते हैं और भी लिखना चाहते हो सल्फर डाइऑक्साइड का, बहुत कॉमन रिएक्शन है जो आप लोग सभी कहीं न कहीं लिखे हुए हैं। तो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में करेंगे, कहने का मतलब कि उसको आपको रिड्यूसिंग एजेंट के साथ आपको एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखिए, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप उसको दिखाइए, अभी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन दिखाए थे उसको दिखाइए, फिर आयरन को दिखाइए, फिर आप किसको दिखाएंगे, मैग्नीशियम के साथ दिखा दीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ दिखा दीजिए। तो
तो आयरन को आप यदि दिखाएंगे SO2, तो ये आयरन दोनों का एक बार फेरस सल्फाइड बनाएगा, फिर फेरस ऑक्साइड बनाएगा। फिर उसी तरह से मैग्नीशियम और SO2 को रिएक्शन करेंगे तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगा और मैग्नीशियम का सल्फाइड भी बनाएगा। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर आएगा। तो यहाँ इतना जितना भी है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड अभी जस्ट दिखाया था सल्फर और वाटर में कन्वर्ट हुआ। तो हियर SO2 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एज ए रिड्यूसिंग एजेंट दिखाना है तो वहाँ आप दिखा सकते हैं विथ क्लोरीन, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर आप दिखा सकते हैं KMnO4, फिर दिखा सकते हैं K2Cr2O7 के साथ, जो अभी हम एक रिएक्शन दिखाए थे। तो क्लोरीन और SO2 यदि लेंगे तो आप रिएक्शन दिखा दीजिए, आपका क्लोरो मोनोऑक्साइड भी आ जाएगा और सल्फर के रूप में लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, KMnO4 अभी आपको दिखाया था, तो एक बार हम K2Cr2O7 का दिखा देता हूँ। ये भी आपको सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ही होगा, और एक SO2 ले लीजिए। तो वहाँ आपको KMnO4 लिया था, 2 मेटल का सल्फेट, यहाँ पोटासियम क्रोमियम का सल्फेट दिखाएंगे, फिर वाटर और फिर सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देंगे। तो पोटासियम का सल्फेट, क्रोमियम का सल्फेट, ठीक है, और वाटर और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो आप देखिए यहाँ पर क्या काम कर रहा है। तो इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टीज भी हो गया, बहुत इजी है, इसका प्रॉपर्टीज बहुत अभी तक पूछा नहीं है, फिर भी आपको जान लेना है इस तरह रिएक्शन होता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। तो थैंक यू फॉर दैट।